दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलों में। और आज हम जो बताने वाले हैं वो एक नंबर का सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में आने वाला है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो हम जो सवाल बताने वाले हैं वो टोटल जो सवाल है वो टोटल है 35, यानी कि 35 सवाल है, लेकिन आपका जो सवाल आएगा वो टोटल 25 आएगा, यानी कि 10 ऐसे सवाल जो ऐड किया हुआ है वो नहीं आएगा। आपका जो सवाल है मतलब हम 25 सवाल जो आपको करवाएंगे एक नंबर का, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो एक नंबर में देने होगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जो सवाल हम बताने वाले हैं, सॉल्व कराने वाले हैं, वो आपका एमसीक्यू नहीं है, सवाल है, लेकिन आपको उसको अपने शब्दों में लिखना है। और वन लाइनर भी होगा इसमें। क्या है कि एक दो ऐसा भी होगा जिसमें आपको वन लाइनर लिखना होगा, और एक दो ऐसा भी होगा जिसको आपको 4 लाइन 5th लाइन में भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है अभी, और आपको क्या करना है कि आपको कम ही समय में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसी को हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, और जो शॉर्ट ट्रिक के साथ ही सॉल्व करा, ताकि आपको मतलब कम पढ़ने पड़े। आपको जो है मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन जो मेहनत है वो कम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ दिमागी खेल के तरह से आपको लिखना है बोर्ड में। ठीक है, तो बोर्ड पर शायद दिख रहा होगा कि रिंडर पोस्ट क्या है। तो हम पहले भी वीडियो में बता दिए थे कि जो रिंडर पेस्ट जो है वो क्या है। ठीक है, तो रिंडर पोस्ट बता दें ये एक बीमारी था। ठीक है, जो कि पशु बकरी इन सब चीज़ों में आता था। ठीक है पहले, लेकिन वो अभी बीमारी भी बंद हो गई है। ठीक, तो पशु महामारी या रिंडर पेस्ट पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित संक्रमण रोग था। ठीक है, कैसा रोग था? संक्रमण, जैसे कोरोना है संक्रमण, वैसा ही था, जो अभी विश्व से समाप्त हो चुका है। और ये ज़्यादातर किसमें लगता था? भैंस में, है क्या? भैंस में और कुछ अन्य पशुओं को लगता था। इस रोग से ग्रसित पशु को क्या होता था? ज्वर होता था, अतिसार, डायरिया, मुंह से लार टपकना। आप लोग शायद देखे होंगे, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है, मतलब ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो ग्रामीण इलाका में वो लोग शायद देख भी चुके होंगे कि रिंडर पेस्ट नाम का एक ऐसा बीमारी होता था पहले, यहाँ तक कि अभी भी होता है ये सब चीज़ें। अब आता है आपका जो प्रश्न संख्या जो 2 है। तो प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई? ठीक है, औद्योगिक क्रांति। देखिए दोस्तों, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप टिक मार्क कर रख लीजिए, क्योंकि ये सवाल आने वाला है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। कब? 19वीं शताब्दी, यानी कि इसका जो डेट है, ये एक्चुअल डेट इसका नहीं दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? 19वीं शताब्दी हो इसकी शुरुआत। इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई इंग्लैंड में। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न क्या है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। तो दोस्तों हम लोग जो घर में ऊर्जा संसाधन यूज़ करते हैं, तो वो 2 ऊर्जा संसाधन क्या है? तो आपको जानते ही होंगे कि आपका 2 ऊर्जा संसाधन क्या क्या है। तो ऊष्मा ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा तो आप जानते हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर वगैरह इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं, और विद्युत ऊर्जा तो आपको पता ही है। अब आता है आपका किसमें? अगला सवाल जो है क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप इसको टिक मार के रख लीजिए कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब? 1885 में हुई थी, जिसमें कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे। ठीक है, टोटल। और 72 प्रतिनिधि के उपस्थिति में जो है 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई यानी कि मुंबई में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, कहाँ? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? ए.ओ. ह्यूम, मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, अब आता है आपका 5वां सवाल, जो आपका अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र है उनकी कई 2 चुनौतियों को लिखिए। जो लोकतंत्र में जो राजनीतिक होता है, मतलब आप जानते हैं लोकतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, तो इनमें जो लोकतंत्र है उसमें 2 चुनौतियां हैं, उनको लिखिए। तो क्या क्या चुनौती होती हैं? तो पहला चुनौती क्या होता है कि आधार तैयार करने की चुनौती और विस्तार करने की चुनौती। ये हम सिर्फ 2 ही चुनौती लिखे, लेकिन इसके और भी चुनौतियां हैं जिसको आपको लिखना होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक, अब आता है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया था कि आपको ऐसे बहुत सारे जो सवाल आएंगे जिसमें 4 लाइन 5 लाइन करके आएंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, ये सब भी आने वाले हैं, इसीलिए आपको दिया गया है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मुद्रा यानी कि पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं
जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आपको पता ही है कि मुद्रा में नोट भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई गई है। ठीक है, कोई भी मुद्रा जो बनाए जाते हैं सिर्फ उसी देश के लिए ही बनाए जाते हैं, बाकी दूसरे देश के लिए नहीं बनाते। मतलब आप इंडिया में आपको रुपया मिलेगा, है कि नहीं, बांग्लादेश जाएंगे तो आपको टाका मिलेगा, है कि नहीं, आप अरब देश जाएंगे तो उन लोगों का अरबियन जो है मनी है आपको मिलेगा, अमेरिका जाएंगे तो आपको क्या डॉलर मिलेगा, है कि नहीं। तो क्या है, उसी तरह मुद्रा क्या है, उसी देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। और मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। मतलब हम लोगों का जो देश का मुद्रा क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा, वो है रुपया। अब आते हैं कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, किससे उदारीकरण, है कि नहीं। तो उदारीकरण किससे कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि वस्तु को सुगमता से आयात किया जा सकेगा और विदेश कंपनी यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित करेगी। तो सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। तो क्या होता है, जब कोई मतलब दूसरा कंपनी, मतलब बाहर की कंपनी जब हमारे यहाँ मतलब हमारे देश में जब किसी काम या कारखाने खोलती है, तो सरकार द्वारा जब जो मतलब उसमें जो प्रतिबंध होते हैं, जो कंपनी जब यहाँ बैठती है तो उसमें जब कोई प्रतिरोध करता है या फिर जो प्रतिबंध लगाते हैं, तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि अगला प्रश्न कि पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले ही बता दें कि रिंडरपेस्ट क्या था, ये पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली एक संक्रमण बीमारी था। ठीक, अब आता है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, टॉमस न्यूकोमेन। किसने किया था, टॉमस न्यूकोमेन। शायद आप लोग जो साइंस है यानी कि विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि आपका जो क्लास 10 का जो साइंस है उसी में भी है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो टॉमस न्यूकोमेन ने किया था। और कब किया था, 1663 से 1729 ईस्वी के बीच में किया था। ठीक है, अब आता है आपका अगला प्रश्न क्या है कि भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखे। इसका आंसर क्या होगा, जो चाय है, कहवा है, गन्ना, आलू, प्याज, ये सभी जो है ये उपजाऊ है। ठीक है, उपजाऊ रोपण फसल है। अब आता है खनिज किसे कहते हैं, तो आपको पता ही खनिज क्या है कि जो खान की मतलब जो खान से खोद कर, है कि नहीं, निकालते हैं, जैसे कि लोहा, अब्रक, कोयला, बॉक्साइट, है कि नहीं। मतलब ऐसे कोई भी तत्व जिससे हम लोग खान से खोद कर निकालते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक, अब आता है भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। तो क्या है, भारत में जो राजनीतिक दल है उनकी संख्या कितनी है, तो आपको बता दें कि राजनीतिक दल तो कम से कम अनगिनत है कि नहीं। मतलब दिन ब दिन क्या होता है, राजनीतिक दल जो है बढ़ रहे हैं, घट भी रहे हैं। लेकिन जो मतलब जो अभी फिलहाल अभी जो है आपका राजनीतिक दल कितना है, 263 है। ठीक है, आपका जो राजनीतिक दल है अभी वर्तमान में कितना है, 263। और अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितना है, तो अभी कितना, टोटल 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। लेकिन अगर सिर्फ राजनीतिक दल बताया जाए तो आप कितना है, 263। अब आता है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, जो है बसपा जिसको बोला जाता है, बसपा। ठीक है, तो उनके संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा, काशीराम। कौन था, काशीराम था। ठीक है, बहुजन समाजवाद पार्टी का जो है उसका संस्थापक कौन था, काशीराम था। और कब किया था, 14 अप्रैल 1984 में किया था। ठीक है, कब किया था, 14 अप्रैल 1984 में। अब बता दें कि अभी जो है बसपा को अध्यक्ष जो है वो कौन है, वो है मायावती। अब आते हैं कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। ठीक है, मतलब मुद्रा ही विनिमय का माध्यम क्यों है। तो पहले के ज़माने में क्या चलता था, वस्तु विनिमय। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मतलब लोगों को विकसित होता गया ऐसे ही मतलब धीरे धीरे वस्तु विनिमय घटता गया। तो वस्तु विनिमय क्या होता था कि आप अगर किसी को 1 बोरी चावल देते हैं तो रिटर्न में आपको क्या देता है, 1 बोरा मतलब आलू देते हैं। आपको चावल दिया और आपने उसको क्या दिया, आलू दिया। यानी कि क्या होता है कि ऐसे ही मतलब वस्तु विनिमय होता था।
लेकिन आज के ज़माने में क्या है, अगर आप किसी से एक बोरा चावल लेते हैं तो उसके बदले क्या लेते हैं, मुद्रा लेते हैं। ठीक है, यही यही है इसका डिफिनेशन कि वस्तु विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। तो विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा प्राथमिक कार्य यह है कि वो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। इसका तात्पर्य है कि लोग मुद्रा की सहायता से वस्तु या सेवाएं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। मतलब आप मुद्रा की सहायता से, यानी कि पैसे की सहायता से आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ठीक है, अब आता है आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। आयात शुल्क जो निर्यात होता है कि बाहर में बेचना, और आयात जो होता है वो मतलब हमारे देश में, मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, जो हमारे देश में बेचती है चीज़ें, तो उन्हें कहा जाता है आयात। ठीक है, जैसे कि आपका आ गया चीन की कंपनी, रेडमी आ गया, रियलमी मोबाइल आ गया, सैमसंग, ये सब है अलग अलग देशों के। तो इन सब का जो आयात है, मतलब यहाँ जो इनकम टैक्स जो लगता है वो उसी को कहा जाता है आयात शुल्क। ठीक है, तो आयात शुल्क किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पादों एवं सेवाओं के आयात पर एकत्र किए गए कर यानी कि टैक्स को संदर्भ करता है, और उसी को क्या आयात शुल्क या फिर आयात टैक्स है कि नहीं, ट्रैफिक सीमा शुल्क, इन सब नामों से जाना जाता है। अब आता है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई। तो जो भारत है, भारत में पहला वस्त्र मिल यानी कि कपड़ा मिल जिसको कहा जाता है, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, तो कहाँ किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले जो है आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में किया गया था, और कहाँ, मुंबई में, जो कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था। ठीक है, और जिसमें का कितना उत्पादन किया था, 1856 में उत्पादन स्टार्टिंग किया था। मतलब 1854 में कारखाना तो बना और 1856 से उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसे 4 राज्यों के नाम बताए जहाँ झूम की खेती की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा नागालैंड है, आपका मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, असम है। ऐसे बहुत से और भी राज्य है जिसमें झूम की खेती की जाती है। अब आता है आपका किसमें, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। मतलब भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है, मतलब भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें किस प्रकार के जो दल है भाग लेते हैं। तो इसमें क्या है आंसर, इसका आंसर ये होगा कि बहुदलीय, मतलब आपके विभिन्न प्रकार के दल जो है भारत में चुनाव के लिए लड़ते हैं, है कि नहीं। अब आते हैं कि लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र में जो पारदर्शिता है उससे आप क्या समझते हैं। तो पारदर्शिता का जो अर्थ है उसका मतलब है खुलापन। पारदर्शिता जो है उसका मतलब क्या होता है, खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति और उत्तरदायित्व। ठीक, अब आता है आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 जो है उसमें क्या है कि मुद्रा के कई 2 कार्यों को लिखिए। ठीक है, मुद्रा जो 2 कार्य है उसके कार्यों को लिखिए। तो पहला क्या है, विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापक, तीसरा क्या है, भावी भुगतान का आधार। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और मुझे लग रहा है कि इसका जो अगला भाग है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो हमें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।